दोस्तों, मेरा नाम मनोज है। आज की कहानी मेरी और मेरे 4 रसूख दोस्तों की है। आशा है आप सबको कहानी बहुत पसंद आएगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, गंदे कमेंट मत करना प्लीज़। ये कहानी केवल आपके मनोरंजन के लिए है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मेरी उम्र 36 साल है। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो मेरी बीवी बनकर मेरे साथ रह रही थी। मैं एक बंगाली फैमिली से हूँ। मेरा खुद का एक एनजीओ है जो गरीब लड़कियों की मदद करता है। मेरी एक कंपनी भी है जो कंस्ट्रक्शन का ठेका लेती है। मेरी कंपनी से मुझे बहुत मुनाफा होता है। मैं कुछ नेताओं और अधिकारियों से अपनी जुगाड़ सेट किए हुए था, जिनके दम पर मैं निगम और दूसरे सरकारी विभागों से काम लेता रहता था। हमारे बंगालियों में अक्सर लड़कों की शादी बड़ी उम्र में ही होती है और लड़कियां ज़्यादातर कम उम्र की होती हैं। मैं अब तक अच्छा खासा कमाने लगा था, तो मेरी फैमिली ने मेरे लिए लड़की देखना शुरू कर दिया और मुझे फ़ोटो दिखाना शुरू किया। जिस लड़की पर मेरा दिल अटका उसका नाम पद्मा था। वो 20 साल की दुबली पतली लड़की थी। उसकी बलखाती सी कमर मुझे एक बार में ही रिझा गई। पद्मा का चेहरा बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। उसकी बड़ी आँखें, लंबे बाल, गुलाबी होंठ और एकदम बेदाग हल्का सांवला सा बदन था। जो भी देखे बस देखता रह जाए। मुझे पद्मा जच गई और परिवार के रजामंदी से कुछ दिनों में उससे मेरी शादी हो गई। वो मुझसे उम्र में 15 साल छोटी थी, मगर हालात कुछ ऐसे बने कि मेरी पद्मा से शादी हो गई। शादी वाले दिन ही मुझे उसकी सुंदरता का सही से पता चला। मैं 2 हफ्ते तक घर पर रहकर खूब मस्ती करता रहा, कभी 2 बार तो कभी 3 बार। हमेशा वो थक कर निढाल हो जाती थी, पर उसको भी नया नया चस्का लगा था, तो रोका टोकी नहीं करती थी। 2 हफ्ते बाद मैं उसे लेकर अपने शहर आ गया, जहाँ मैं अकेला रहता था और मेरी कंपनी भी इसी शहर में थी। यहाँ आकर मुझे और ज़्यादा छूट मिल गई। मैं जब भी घर में रहता था तो पद्मा को नए नए कपड़े लाकर देता था। दिन रात मैं कभी भी उसे फिल्म दिखाता रहता था। वो भी फिल्म और वीडियो देखकर मस्त मज़ा देती थी। सुबह नहाने के बाद दिन भर घर में ऐसे ही घूमती और मेरे पास बैठकर खाना खाती। मेरा जब मन करता मैं मस्ती कर लेता। धीरे धीरे मैंने उसको सब सिखाया। शुरू शुरू में वो नाक भौं सिकोड़ती थी, मुंह बनाती थी, लेकिन धीरे धीरे अभ्यस्त हो गई। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि एनजीओ के कारण मेरी जान पहचान बहुत ही रसूख वाले लोगों के साथ हो गई थी। उन्हीं लोगों में 4 बहुत ही प्रभावशाली लोग मेरे परम मित्र बन गए थे। एक हमारे शहर के विधायक महोदय थे, जिनकी उम्र 45-46 के आसपास थी। व्यवहार से वो बहुत ही भले मानस थे और सबकी मदद करते थे। औरतों के लिए उनके दिल में खास इज्जत थी और बहुत सम्मान देते थे। किसी औरत के लिए भद्दी टिप्पणी मैंने आज तक उनके मुंह से नहीं सुनी थी। उनका नाम जगदीश था और मैं उनका बहुत ज़्यादा कृपा पात्र था, जिस वजह से मेरा कोई काम रुकता नहीं था। उसी तरह हमारे शहर के नगर आयुक्त महोदय प्रवीण, सचिव महोदय शेखर और नगर निरीक्षक गोपाल जी की मुझसे परम मित्रता थी और उनकी मुझ पर अत्यधिक कृपा थी। चारों की सम्मिलित पहचान के कारण मेरा रुतबा और पकड़
शहर के कई कार्यालयों में था और सब मुझे पहचानते थे। कहीं भी मेरा कोई काम रुकता नहीं था, न मुझे घूस या रिश्वत देनी पड़ती थी। जगदीश जी से तो बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी और उन सब की व्यस्तता के कारण कोई भी मेरी शादी में आ नहीं पाया था। अक्सर हमारी मुलाकात बार में होती थी, पर प्रोग्राम बनाना पड़ता था। गोपाल जी ने एक दिन कॉल करके कहा, आ जा शाम को, फला बार में प्रोग्राम बना है, मिलना है। मैंने पद्मा को कह दिया कि रात में आने में देर हो जाएगी। शाम को 8 बजे मैं बार में पहुंच गया। सब पहले से उपस्थित थे और पीने पिलाने का प्रोग्राम चल रहा था। मैं बियर के अलावा कुछ नहीं पीता था, तो मेरे लिए बियर मंगवाई गई और महफिल जम गई। हम सब 10 बजे तक बात मजाक करते रहे। फिर मैंने घर जाने की इजाज़त मांगी। गोपाल जी बोले, इतनी जल्दी? तो शेखर जी बोले, जाने दे, हाल ही में शादी हुई है। जगदीश जी तुरंत याद करके बोले, अरे हाँ, और तुमने अभी तक अपनी पत्नी से हमें मिलाया भी नहीं। मैंने कहा, कल रेस्टोरेंट में लेकर आ जाता हूँ और मिलवा देता हूँ। प्रवीण जी बोले, गधे जैसी बात मत करो, घर बुलाओ किसी दिन और डिनर का प्रोग्राम रखो। मैंने मुस्कुराकर जगदीश जी से पूछा, क्या आप कल फ्री हैं? तो उन्होंने कहा, कल तो नहीं, पर परसों फ्री हूँ। मैंने तुरंत सबको घर आमंत्रित किया और सब मान भी गए। घर पहुंचकर मैंने पद्मा को बताया और उसको डिनर के लिए बोल दिया। मैंने पद्मा को बोल दिया कि किसी भी सूरत में मेरे मेहमान नाराज़ नहीं होने चाहिए। मेरा शहर में रसूख उन लोगों की वजह से ही है। वो हंसकर बोली, आप कहें तो उनको खुश कर दूं क्या? मैंने ये पद्मा का मजाक समझा और हंस दिया। मुझे क्या मालूम था कि मेरा ये हंसना उसके लिए एक छूट साबित हो जाएगी। 2 दिन बाद शाम को ठीक 8 बजे चारों मेरे घर पधारे। साथ में वो पद्मा के लिए महंगे तोहफे लेकर आए थे। मैंने कहा भी कि इस सब की क्या ज़रूरत थी? तो जगदीश जी बोले कि तुम गधे हो, हम तुम्हारे लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए लाए हैं। गोपाल जी बोले, मनोज, पद्मा जगदीश जी की बेटी की तरह है, तो मेरी भी बहन की तरह है। आखिर हमारा भी कुछ हक है। मैंने हंसकर सारे तोहफे पद्मा को स्वीकार करने को कह दिया। हम सोफे पर बैठे और पद्मा चाय नाश्ता ले आई। जगदीश जी बोले, उसका प्रोग्राम नहीं है क्या? मैंने अचकचा कर कहा कि घर में डिनर का प्रोग्राम था, सो उसका इंतज़ाम नहीं किया था। जगदीश जी ने पूछा, चल सकता है ना यहाँ? मैंने सहमति में सर हिला दिया। तो गोपाल जी ने किसी को कॉल करके शराब मंगवा ली। 10 मिनट में शराब, गिलास और चखना सब हाजिर था। प्रोग्राम चालू हुआ और आज मैंने भी थोड़ी सी ले ली। गनीमत यह थी कि किसी ने पद्मा को शराब परोसने को नहीं कहा। मैंने कुछ कुछ मंगवाया भी तो जगदीश जी ने मना कर दिया और बोले, ठीक नहीं लगता। 30 मिनट प्रोग्राम चला होगा कि अचानक मेरे ऑफिस से कॉल आ गया। मेरे पीए ने कहा कि कुछ लोग ऑफिस में आकर हुड़दंग मचा रहे हैं। मैंने उससे कहा, थोड़ी देर रुक, मैं आ रहा हूँ। गोपाल जी ने पूछा और फिर बोले, चल मैं भी साथ चलता हूँ। मैंने उनसे कहा, कोई ख़ास परेशानी नहीं है, मैं संभाल सकता हूँ। आप लोग प्रोग्राम चालू रखो और मैं फटाफट मामला निपटा कर आता हूँ। मैंने पद्मा को बुलाया और कहा, मैं ऑफिस से आ रहा हूँ। जब तक तुम हमारे मेहमानों का ख्याल रखो और खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पद्मा ने हंसकर हाँ में सर हिला दिया।
और मैं ऑफ़िस के लिए निकल गया। ऑफ़िस 30 मिनट की दूरी पर था। रास्ते में मैंने पद्मा को मैसेज किया कि अगर मुझे देर हो जाए तो उनको खाना भी खिला देना। मेरी वाइफ का तुरंत ओके का मैसेज आ गया। ऑफिस पहुंचकर पता चला कि जिस काम का आवंटन 3 महीने पहले हो गया था वो शुरू ही नहीं हुआ था और लोग आक्रोश में थे। मैंने एक एक करके सबको समझाया और जिनको आवंटन हुआ था उनको कॉल करके निर्देश देने शुरू किया। 9:30 बजे तक भी पूरा मामला निपट नहीं पाया था, तो मैंने सोचा कि पद्मा को कॉल करके खाना लगा देने को कह दूं। मैंने पद्मा को कॉल किया पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। जब मैंने दोबारा कॉल किया तो उसका नंबर स्विच ऑफ हो गया था। मैंने बाकी लोगों को कॉल किया तो उनका नंबर पहले से ही स्विच ऑफ था। मुझे लगा कि पद्मा की मोबाइल की बैटरी कम रही होगी और बाकी लोग आने से पहले मोबाइल स्विच ऑफ करके रखे होंगे। जैसे तैसे मैंने 10 बजे तक मामला निपटाया और घर को रवाना हुआ। घर पहुंचते पहुंचते 10:30 हो गए थे और मैं कार पार्क करके गेट तक पहुंचा। मैंने देखा कि गोपाल जी बरामदा में चेयर टेबल लगाकर बैठे हुए थे और शराब पी रहे थे। फिर भी मैं उनको देखकर मुस्कुराया और अंदर जाने लगा। उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया और कहा, मनोज तुम अभी अंदर मत ही जाओ, अंदर प्रोग्राम चालू है, बाकी तेरी मर्जी। मैं मुस्कुराया पर सच कहूँ तो मुझे उनकी बात समझ ही नहीं आई थी। मैं ड्राइंग रूम में घुसा तो सब अस्त व्यस्त था। मैंने सोफ़ा पर कपड़े पड़े देखे और मुझे बहुत ही अजीब लगा। मैं आगे बढ़ ही रहा था तो उन कपड़ों के बीच मुझे पद्मा की साड़ी दिखी। मेरा दिल धक धक करने लगा और मैंने कुछ कदम आगे बढ़कर डाइनिंग रूम में झांका। मुझे काटो तो खून नहीं जैसी स्थिति थी। डाइनिंग टेबल पर पद्मा थी। जगदीश जी बोले, बहुत बढ़िया, मुझे खुश कर दिया तूने। मैंने देखा कि मेरी बीवी अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुरा रही थी। तभी मेरे कंधे पर गोपाल जी का हाथ महसूस हुआ और मैंने पलट कर देखा। वो भी मेरी तरफ अंदर झांक रहे थे। गोपाल जी बोले, मनोज भाई, पहले हमारा कोई इरादा नहीं था। मैं सन्न था और उनकी बात सुन रहा था। वो थोड़ा रुक कर बोले, पहले तो घबरा गई थी तो मुझे बोलना पड़ा कि मनोज खुद चाहता है, इसलिए तो तुम्हें अकेले हमारे पास छोड़कर चला गया। मैंने कुछ बोलना चाहा मगर वो आगे बोले, अरे यार, ऐसा बोलना पड़ा कि तुम अपना रसूख बनाए रखने के लिए ये कर रहे हो और तुम्हें भी इसलिए हिदायत देकर गए हो। तब जाकर रिलैक्स हुई और फिर तो ये ऐसी खुल गई मानो खुद ही हमसे अपनी सेवा करवा रही हो। मैं कुछ भी बोलने की पोजीशन में नहीं था। तभी गोपाल जी आगे बोले, तेरा कॉल आ गया। वो तो अच्छा था कि मोबाइल बजने से पहले ही मैंने साइलेंट कर दिया और कॉल करते ही मैंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, नहीं तो पद्मा का मूड बदल सकता था। गोपाल जी थोड़ी देर तक मुझे देखते रहे, फिर बोले, अब तुम अपना रसूख ख़त्म तो करना नहीं चाहते होगे। ये नहीं चाहते होगे कि हम सब तेरे काम में टांग अड़ाना चालू करें। अब तो तुम कोई प्रतिक्रिया मत दो और ना ही हस्तक्षेप करो। बदले में हम सब तुम्हें 4-5 और अच्छे काम दिलवा देंगे। हस्तक्षेप करोगे भी तो हमारा कुछ बिगाड़ पाओगे नहीं, तो समझदारी से काम लो। तुम समझ रहे हो ना? मेरा मन रोने का हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सर हिला दिया। गोपाल जी बोले, शाबाश, अब कमरे में जाओ और पद्मा को कुछ बोलो ताकि उसे लगे सब
तुम्हारी मर्जी से हो रहा है। वैसे भी जगदीश जी को ये डर सता रहा है कि तुम तमाशा कर सकते हो और उनके सामाजिक छवि को नुकसान हो सकता है। इस स्थिति में वो एक बार तुम दोनों के लिए कुछ और भी सोच सकते हैं। मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और इस संदर्भ में सोचा, बोलने को वो ठीक ही बोल रहे थे, तो मैं चुपचाप अंदर गया। मुझे देखकर तीनों चुप हो गए और मुझे घूर कर देखने लगे। मैंने अपनी हालत संभाली और कहा, पद्मा, जगदीश जी हमारे सबसे आदरणीय हैं, उनको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मैंने शेखर जी की तरफ घूमकर कहा, मज़ा आ रहा है ना सर? शेखर जी ने मुस्कुराकर कहा, मनोज भाई, मज़ा तो आ रहा है। मेरी बीवी मुझे सामने पाकर और भी खुलने लगी। लगभग 5 मिनट बाद उन्होंने अपनी गति तेज कर दी। वो हटे तो प्रवीण जी बढ़ आए, पर जगदीश जी बोले, रुक, पहले मैं ठेकेदारी से धन कमाने की लालच में मैं सब करवा रहा था और सोच रहा था कि ये तो करना मजबूरी है। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।